नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टाई अप हुआ है अडानी कैपिटल के साथ। आपको पता होगा एनबीएफसी एक तो प्रॉपर बैंक्स होते हैं, फिर उसके अलावा आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में सुना होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो टाई अप हुआ है इट इज बिकॉज आरबीआई ने रिसेंटली कुछ रूल्स लाया था रिलेटेड टू को लैंडिंग, और उसको लेकर अब यहां पर आरबीआई को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो है क्या एग्जैक्टली यहां पर आप देख सकते हो, एसबीआई पार्टनर्स अडानी कैपिटल फॉर को लैंडिंग टू फार्मर्स। तो ये पूरा मामला क्या है, को लैंडिंग का मतलब क्या होता है, किस तरह का टाई अप है ये, क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक प्रकार का अरेंजमेंट लाने की कोशिश की है जिसको बोला जा रहा है को लैंडिंग। अब को लैंडिंग का अर्थ क्या होता है, मतलब एक तो लैंडिंग समझ में आ गया, आप किसी को उधार दे रहे हो, जैसे बैंक क्या है वो लैंड करता है, उधार देता है, वैसे ही एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो भी तो उधार देते हैं। देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्रॉपर जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं और जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाउसिंग के लिए लोन देना हो गया, ठीक है, तो डीएचएफएल आपने सुना होगा जो डूब गया पिछले साल, ठीक है, उसको दूसरे के द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है, वो एक अपने आप में एनबीएफसी है। कोई भी चीज जो कि फाइनेंस से रिलेटेड चीजों के ऊपर फोकस करती है उसको हम एनबीएफसी कहते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, वैसे अभी आजकल लेने लग गए हैं, वो एक पूरा अलग मामला है, लेकिन उसके लिए अलग से रूल होता है। लेकिन जैसे चेक देना हो गया, वो लोग चेक इशू नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, लेकिन वो फाइनेंस से रिलेटेड चीजों पर डील करती हैं, जैसे कि लोन देना हो गया, वो करती हैं वो काम, ठीक है, तो उसको हम एनबीएफसी कहते हैं। तो यहां पर को लैंडिंग का अर्थ ये हुआ दोनों मिलकर, बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर यहां पर लोन देंगे, उसी को को लैंडिंग बोला गया, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक फ्रेमवर्क लेकर आई, जिसकी वजह से आज आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टाई अप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है अडानी कैपिटल के साथ। अडानी कैपिटल क्या है, ये एक प्रकार का एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि बताया जाता है कि जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं देश के अंदर, वहां पर वो लैंड करता है। जैसे फार्मर्स हो गए, उनको किसी फार्मर को सपोज ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो उसको लोन लेना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली बैंक के पास भी जा सके, लेकिन हो सकता है आसपास उसके बैंक ना हो, तो ये जो एनबीएफसी है वो मदद करता है लोन दिलाने में, ठीक है। तो अडानी कैपिटल और एसबीआई का टाई अप हो गया है, इसको हम और आऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये जो पूरा स्कीम है आरबीआई के द्वारा लाया गया है को लैंडिंग का, ये स्कीम बेसिकली क्या है, यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई का ये जो मॉडल है को लैंडिंग का, उसमें यही चीज बताया गया है कि जो बैंक्स हैं वो एनबीएफसी के साथ मिलकर टाई अप कर सकती हैं, एक प्रकार का प्रायर एग्रीमेंट बना सकती हैं और यहां पर लेंडिंग स्टार्ट कर सकती हैं, मतलब कि लोन दे सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एनबीएफसी विल रिक्वायर टू रिटेन अ मिनिमम 20% शेयर। इसमें कंडीशन यह है कि सपोज मान के चलो कि दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहां पर पैसा देंगे, ठीक है, मान के चलो 1 लाख रुपए ये लोग लोन पर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से 1 लाख में से हो सकता है जो एसबीआई है, बैंक है, ठीक है, वो 50,000 कंट्रीब्यूट कर दे और इसमें से बाकी का 50,000 वो जो अडानी कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करते, तो ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 20% तो एनबीएफसी को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। मतलब कि 1 लाख रुपए में से अडानी कैपिटल या फिर कोई भी एनबीएफसी, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको, तो उसको एटलीस्ट 20,000 अपनी तरफ से देना होगा और बाकी का 80,000 एसबीआई दे सकती है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाकी हो सकता है 50-50 कर लें, 70-30 कर लें, वो एक अलग मामला है, लेकिन 20% तो एनबीएफसी को कंट्रीब्यूट करना ही होगा। ये आरबीआई के द्वारा यहां पर जो है स्कीम लाई गई है। लेकिन अब क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली आएगा कि आरबीआई ये स्कीम लेकर ही क्यों आई, मतलब क्या आइडिया था आरबीआई के दिमाग के पीछे कि इस पर्टिकुलर मॉडल को लाना पड़ा। देखो यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो एनबीएफसी होती हैं उनका रीच काफी ज्यादा होता है, मतलब बताया जाता है कि जो अंडर सर्व्ड एरिया है, छोटे छोटे गांव हो गए, कस्बे हो गए, जहां पर हो सकता है शायद बैंक ना पहुंच पाए, क्योंकि आपने देखा होगा जो बैंक होता है वो बड़ा होता है थोड़ा सा, मतलब कि उसका ब्रांच वगैरह आप देखोगे तो काफी ज्यादा निवेश करना होता है, पैसा खर्च करना होता है, तो हो सकता है कि शायद वो उस लोगों तक ना पहुंच पाए।
इसमें इस गैप को फिल करने के लिए एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एनबीएफसी का रीच काफी ज्यादा है ऐसा बताया जाता है। देश के अंदर आपको बहुत सैकड़ों एनबीएफसी देखने को मिलेंगे जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनका रीच डायरेक्टली लोगों के साथ होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एनबीएफसी के पास उतना कैपिटल नहीं है, उतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो यहां पर दे सकें। तो यहां पर दोनों चीज हो रही है, रीच किसका ज्यादा है, एनबीएफसी का जाता है, वो मिल जाते हैं। दूसरा यहां पर जो कैपिटल, जो पैसा है वो बैंक का आ जाता है। तो दोनों मिलकर कंबाइन कर अगर पेमेंट करेंगे तो उन लोगों तक यहां पर लोन पहुंच पाएगा जिनको एक्चुअल में जरूरत है। आया समझ में? तो ये आरबीआई का फैसला था, आरबीआई की सोच थी, जिसकी वजह से ये जो को लैंडिंग वाला फैसला है वो आया है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर मॉडल में आरबीआई ने ये कहा है कि जो कस्टमर होगा, जैसे कि कोई फार्मर हो गया या फिर आप हो गए, अगर आप लोन ले रहे हो को लैंडिंग के साथ मिलकर, तो जो सिंगल पॉइंट इंटरफेस होगा वो कौन होगा, वो एनबीएफसी होगा। बैंक के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि मान लो एसबीआई और अडानी कैपिटल मिलकर दोनों ने टाई अप कर लिया कि हम फार्मर को लोन देंगे, ठीक है। तो फार्मर यहां पर किसके पास जाएगा, क्या वो एसबीआई के पास जाएगा? नहीं, फार्मर को जाना पड़ेगा अडानी के पास, ठीक है, मतलब कि एनबीएफसी के पास जाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये नियम कानून जो भी रूल था वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो टाई अप हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अडानी का, ये टाई अप बेसिकली क्या है? तो ये जितनी भी चीजें हुई हैं अभी रिसेंटली, उसकी वजह से अडानी और एसबीआई का जो टाई अप है वो फोकस में आ गया है, स्पॉटलाइट में आ गया है। यहां पर कई सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि आखिरकार जो अडानी कैपिटल है वो एक छोटा सा एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, छोटी सी है, जो कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा ओन की जाती है। मतलब कि अल्टीमेटली अडानी कैपिटल किसका है? अडानी ग्रुप का है। जो अडानी जो पूरा बिजनेस है, अडानी एंटरप्राइज और ये सारे उन्हीं का तो है अडानी कैपिटल। तो यहां पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देश की सबसे बड़ी बैंक को टाई अप करना पड़ गया छोटे से एनबीएफसी के साथ, ताकि फार्मर्स को यहां पर वो लोन दे सके। ध्यान रखिएगा, ये जो टाई अप हुआ है एसबीआई और अडानी के बीच में, इसमें मेन एग्रीमेंट ये हुआ है कि फार्मर्स को जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर खरीदने की, बाकी इक्विपमेंट्स खरीदने की, उसमें यहां पर वो लोन देंगे। ऐसा ये टाई अप हुआ है दोनों के बीच में। लेकिन क्रिटिसिज्म यहां पर आप देखोगे तो ये हो रहा है कि जो एसबीआई है उसका आप देखो 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं देश के अंदर, और अडानी कैपिटल का आपको पता है कितना ब्रांच है? जस्ट 60 ब्रांच, सिर्फ 60 ब्रांच है देश के अंदर। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि एसबीआई को यहां पर अडानी के साथ टाई अप करना पड़ा और लोन देने की आवश्यकता पड़ गई? ये बहुत बड़ा यहां पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है आरबीआई के ऊपर कि आरबीआई इस तरह की स्कीम लेकर ही क्यों आई। और आप देख सकते हैं यहां पर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने यहां पर यह बयान दिया है कि एसबीआई टीमिंग अप विद अडानी कैपिटल इज वेरी बिजार, मतलब काफी बिजार है। इट सीम्स टू बी अ मूव टू अपीस कॉर्पोरेट। एक प्रकार से यहां पर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो घराने हैं, बिजनेसेस हैं, उनको अपीस करने की कोशिश की जा रही है। अडानी वाज मेकिंग स्ट्रांग मूव्स टू कंट्रोल एग्री मार्केट। अभी आपको याद होगा जो पूरा एग्री बिल वगैरह आया था, तो उसमें भी काफी ब्लेम किया जा रहा था कॉर्पोरेट हाउसेज के ऊपर कि वो फार्मर्स को अपने अंडर में ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, जो भी है वो सब ब्लेम अब यहां पर हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि को लैंडिंग में क्या किसी प्रकार का रिस्क है? मतलब ये अगर एसबीआई और अडानी जैसे आपस में आकर मिलते हैं तो क्या किसी प्रकार का रिस्क है? देखो, कई प्रकार के रिस्क हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि मिनिमम एनबीएफसी का कितना शेयर होना चाहिए? अगर वो लोन दे रहे हैं तो दोनों मिलकर लोन दे रहे हैं, एनबीएफसी का मिनिमम 20% शेयर होना चाहिए। अब मान के चलो कि अगर वो पैसा फार्मर से या फिर किसी भी पर्सन से रिटर्न नहीं आता है जो है, उस केस में सबसे ज्यादा रिस्क किसका होगा? उस केस में बैंक का सबसे ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि 80% पैसा किसने दिया है? बैंक ने दिया है। तो ये बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क आ जाता है। अगर डिफॉल्ट होता है तो कौन हिट होगा? वो बैंक हिट होगा। इसके अलावा यहां पर दोनों मिलकर कुछ मास्टर एग्रीमेंट वगैरह टाइप का कर सकते हैं कि क्या करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हिट जो है वो बैंक होंगी। लेकिन कस्टमर के साथ डायरेक्टली कौन डील कर रहा है? वो डील कर रहा है एनबीएफसी। मतलब जो फार्मर है, जो कस्टमर लोन ले रहा है, वो किसके पास जा रहा है? वो बैंक के पास तो जा नहीं रहा है, वो तो डायरेक्टली एनबीएफसी के पास जा रहा है, अडानी कैपिटल और बाकी के जितने एनबीएफसी हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि जब ज्यादा पैसा यहां पर बैंक्स दे रही हैं, लेकिन कस्टमर कौन होगा, बोरोवर कौन होगा, वो डिसाइड किया जाएगा एनबीएफसी के द्वारा। तो इसको लेकर थोड़ा सा फ्लॉट बताया जा रहा है और क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने टाई अप कर लिया है एनबीएफसी के साथ, और अभी कई सारे अलायंसेज हैं वो पाइपलाइन में हैं, जो कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। मतलब बहुत सारे जो बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये क्या कर रहे हैं? टाई अप कर रहे हैं एनबीएफसी के साथ धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो क्रिटिसिज्म तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा मैंने सोच बताया था आपको आरबीआई का,
अल्टीमेटली आरबीआई का काम क्या है कि देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, फाइनेंशियल लेंडिंग बढ़े, लोगों के पास अगर लोग ज्यादा उधार लेंगे तो तभी तो यहां पर इकोनॉमी और ग्रो करेगी, लोग निवेश करेंगे तभी। तो यहां पर जिन लोगों को अल्टीमेटली ज्यादा जरूरत है, अगर उनके पास पैसा पहुंच जाता है तो इसमें बुरा क्या है। हाँ, क्रिटिसिज्म वगैरह हो सकता है जो मैं आपको बता ही रहा हूं यहां पर, लेकिन इसके फायदे भी हैं कि लोगों तक एटलीस्ट पैसा पहुंच रहा है। ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, एक सिंगल तरीके से आप नहीं देख सकते। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये जो मूव है वो एक प्रकार से कॉर्पोरेट को बैकडोर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि आरबीआई के पास जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आई थी और उसमें यह बोला गया था कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जैसे कि टाटा, रिलायंस, उनको यहां पर बैंकिंग का लाइसेंसेस दे देना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन था। लेकिन आरबीआई ने उसको देने से भी मना कर दिया है और कहा है कि नहीं, हम कॉर्पोरेट हाउस को एंट्री नहीं देंगे। लेकिन अभी की प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, जैसा मैंने बताया कि ये जो अडानी कैपिटल है वो किसका है, वो तो कॉर्पोरेट हाउस का ही है ना, अडानी ग्रुप का ही है। तो अल्टीमेटली अगर अडानी कैपिटल टाई अप करता है किसी बैंक के साथ और वो लेंडिंग के बिजनेस में आ जाता है, इतना सारा पैसा उधार पर दे रहा है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली तो वो बैकडोर के माध्यम से बैंकिंग बिजनेस में तो आ ही गया। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है और इसीलिए आप देखोगे जो बैंक के यूनियन लीडर्स वगैरह हैं, कुछ उनका ये कहना है कि यहां पर कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग बैकडोर एंट्री दी जा रही है अभी तक, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले कुछ वर्ष में बहुत सारे एनबीएफसी प्रॉब्लम में आए हैं। चार बड़े फाइनेंशियल फर्म आपने सुना होगा, आईएलएफएस, डीएचएफएल, श्री, रिलायंस कैपिटल, ये सब, अगर रिलायंस कैपिटल ध्यान रखना ये वो वाला है, अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी की नहीं, ये अनिल अंबानी वाली है। तो ये सभी अगर आप देखोगे तो यहां पर उन्होंने ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट लेना स्टार्ट कर दिया था और ये पिछले 3 वर्ष में यहां पर कोलैप्स हो गए हैं ये सभी, अगर आप देखिए तो। और ये इन्होंने करीब इन्वेस्टर्स का 1 लाख करोड़ रुपए अपना ओ किया हुआ था, मतलब इन्होंने लिया हुआ था। अब वो रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो जो भी है पूरा एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर जैसा मैंने बताया, आरबीआई का ये कहना था कि हमारा तो मेन एम यही है कि कूल लेंडिंग के माध्यम से ज्यादा रीच बढ़ाई जाए, लोगों के पास ज्यादा पैसा है। जहां तक सवाल है कि एसबीआई और अडानी का क्या कहना है, देखो एसबीआई के चेयरमैन यही कह रहे हैं कि अगेन हम चाहते हैं कि जो अंडर सर्व्ड फार्मिंग है यहां पर उसमें ज्यादा पैसा है। वी विल कंटिन्यू टू वर्क विद एनबीएफसी इन ऑर्डर टू रीच आउट टू मैक्सिमम कस्टमर। यहां पर उनका यह कहना है कि देश के अंदर अगर हमें फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मैकेनाइजेशन बढ़ाना है, तो उनको लोन देना पड़ेगा और एनबीएफसी के साथ मिलकर हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे। अडानी कैपिटल का भी यही चीज कहना है कि हम देश के अंदर जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कराना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी डाउट्स थे इससे रिलेटेड, जो भी था, क्रिस्टल क्लियर अब समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में अपना व्यू खुद भी बना सकते हैं। आपको मैंने जो भी फैक्ट और जो भी दोनों साइड की चीजें थी दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज फाउंड बाय मर्जिंग 3 बैंक? तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम में यहां पर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था और उससे एक नया बनकर आया था सामने। क्या बता सकते हो वो कौन सा नया बैंक सामने निकल कर आया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।